गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के हिंदी व्याकरण का जो पहला पाठ है, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ये पाठ मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो भाषा से आप क्या समझते हैं? तो भाषा यानी कि वह साधन जिसके जरिए हम अपने मन के भावों, विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष जब हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं भाषा। ठीक है ना? तो हम किस तरह से अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं? या तो हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा उसे सुनकर समझता है, या फिर हम लिखकर, यानी कि जिस तरह से हम चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर आजकल हम ईमेल वगैरह जो लिखते हैं, तो इस तरह से लिखकर जब हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, तो दूसरा क्या करता है? उसे पढ़कर समझता है। तो इस तरह से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जिस साधन के जरिए करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? भाषा। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो भाषा का मौखिक रूप यानी कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे भावों और विचारों को समझता है, तब उसे कहते हैं भाषा का मौखिक रूप। तो इस तरह से आज विज्ञान के इतने सारे जो आविष्कार हुए, उसमें जो ये मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, इसमें भी जब हम बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वो भी भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति दूर से हमारी बात को कानों से सुनकर समझता है। तो ये हुआ भाषा का मौखिक रूप। भाषा का लिखित रूप यानी कि जब हम लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रकट करते हैं, और दूसरा हमारी बात को पढ़कर समझता है। तो इस तरह से हम आज जो व्हाट्सएप में लिखते हैं, ईमेल करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, या फिर चिट्ठी लिखते हैं, तो वो हुआ भाषा का लिखित रूप। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति उस बात को को पढ़कर, यानी कि हमारे लिखी हुई बात को पढ़कर समझता है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है ना बच्चों? तो भाषा आप लोगों को समझ में आया, और भाषा के दोनों रूप यानी कि मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है? इसके बाद आता है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, जैसे कि बच्चा जन्म के बाद ही अपने परिवार में रहते हुए, अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर जिस भाषा को सीखता है, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जन्म के बाद से जिस भाषा को सीखता है, जिस भाषा को वो सुन करके उस भाषा का अनुकरण करते हुए उस भाषा को आसानी से सीख लेता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। ठीक है ना? तो जैसे कि किसी पंजाबी घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा उस घर परिवार में रहकर उस पंजाबी भाषा को सुनते सुनते वो बड़ी आसानी से उस भाषा को सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना? तो इस तरह से मराठी परिवार में मराठी भाषा, ठीक है ना, बंगाली परिवार में बंगाली भाषा, असमिया परिवार में असमीज भाषा जो है, असमिया भाषा। तो उस तरह से बच्चे घर परिवार से जिस भाषा को ग्रहण करते हैं, जो जन्म के साथ साथ जिस भाषा को सुनते सुनते हुए बड़े होते हैं और जिसको बड़ी आसानी से समझकर उसे ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं मातृभाषा। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं?
राजभाषा यानी कि जो हम कार्यालयों में प्रयोग करते हैं या फिर अपना सरकारी राजकाज के कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राजभाषा। ठीक है ना। तो भारत में राजभाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है समय समय पर। ठीक है ना। इसके बाद आया बच्चों राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रभाषा यानी कि वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है। तो भारतीय संविधान के तहत भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। जो 22 जो भाषाएं हैं वे मान्यता प्राप्त की हुई भाषाएं हैं जिनमें हमें साहित्य का रूप भी दृष्टिगोचर होता है, जिनमें हमें काफी सारे साहित्य भी देखने को मिलते हैं। तो ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया। लिपि यानी कि हर एक भाषा के उच्चारित ध्वनि के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं जिनके जरिए मौखिक भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है। यानी कि जो भी कुछ हम बोलते हैं उसको हम अक्षरों के जरिए लिखते हैं। ठीक है ना। अल्फाबेट्स को जोड़ते हुए शब्द बनाते हैं, यानी कि वर्णों को जोड़कर शब्द और शब्दों के जरिए वाक्य बनाते हैं। तो ये किसके जरिए संपन्न होता है ये कार्य? लिपि के जरिए। ठीक है। इन निर्धारित चिन्हों के जरिए। तो इस तरह से बच्चों हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि, बंगाली भाषा के लिए बांग्ला लिपि, मराठी भाषा के लिए देवनागरी लिपि। ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी अपनी लिपि है जिसके जरिए उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। ठीक है। अब आते हैं साहित्य किसे कहते हैं। तो साहित्य यानी कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो ज्ञान का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो होता है साहित्य। ठीक है ना। तो यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता है और एकत्रित किया गया ज्ञान ही क्या है? साहित्य है। तो ये साहित्य जो है इसकी भी दो रूप होते हैं। साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या प्राप्त होता है देखने के लिए? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। और गद्य साहित्य के अंतर्गत जो भी आते हैं वो है नाटक, कहानी, ठीक है ना, और उपन्यास, पत्र, ये सारे जो है गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाले है कविता, गीत, पाद, दोहा, चौपाई, छंद आदि। तो इन्हें पद्य साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो बच्चों व्याकरण जिसके जरिए हम किसी भी भाषा को सही रूप में उसके सही नियमों के साथ बोलते हैं और उसे सही रूप में लिखते हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक है ना। तो व्याकरण के जरिए ही किसी भी भाषा को सीखा जाता है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा शुद्ध नहीं कहलाती है। ठीक है ना। तो कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करना पड़ता है किसी भी भाषा को लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए।
तो व्याकरण के तीन रूप होते हैं, सॉरी, व्याकरण के तीन रूप होते हैं, ठीक है ना। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब इसको अगर मैं बहुत ही आसान शब्द में आप लोगों को समझाने जाऊं तो आप लोगों ने जब सबसे पहले स्कूल में प्रवेश किया था तो आप लोगों ने क्या सीखा था? पहले तो आप लोगों ने अक्षर सीखा था, ABCD सीखा था, क ख ग घ सीखा था। उन अक्षरों के जरिए आप लोगों ने शब्द बनाना सीखा, ठीक है ना। APPLE एप्पल, ठीक है ना। कमल कमल। तो इस तरह से पहले आप लोगों ने अक्षर सीखा, वर्ण सीखा, उसके बाद आप लोगों ने उसके जरिए शब्द सीखा बनाना, ठीक है ना। शब्द किस तरह से बनते हैं और शब्दों के जरिए ही आप लोगों ने वाक्य बनाना सीखा। तो इसी तरह से जो वर्ण विचार है इसके अंतर्गत जो है अक्षरों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, उनका उच्चारण और उनके भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है कि क किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिखने की विधि क्या है, ठीक है ना। क से क्या होता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं हम शब्द विचार में। इसमें शब्दों के भेद, उसकी बनावट, उसकी उत्पत्ति और के विषय आदि का विचार किया जाता है। तो किसी भी अक्षर को सीखने के बाद ही हम उन अक्षरों का प्रयोग करते हुए अलग अलग शब्द बनाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं शब्द विचार, जिसे शब्द विचार के अंतर्गत हम रखते हैं। उसके बाद आता है वाक्य विचार। उन शब्दों को किस तरह से प्रयोग करते हुए हम एक मीनिंगफुल यानी कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, जिसके जरिए उस पूर्ण वाक्य के जरिए हमें एक अर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसमें वाक्यों की रचना किस प्रकार से हो, वाक्य विग्रह कैसे हो, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाता है। तो वाक्य विग्रह यानी कि वाक्य को किस प्रकार से प्रॉपर वे में किस तरह से रखा जाए, ठीक है ना। राम पत्र लिख रहा है, तो वो लिख रहा है उसको प्रॉपर किस तरह से हम प्लेस करें, तो इन सब का ज्ञान किसके अंतर्गत होता है, वाक्य विचार के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त होता है। और इसमें अगर आप लोगों को कुछ ऐसी नहीं समझने वाला, अगर कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद।